हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पहला वीडियो में देखे होंगे, हमने 2022 के सारे क्वेश्चन का क्या है एक्सप्लेनेशन सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहले वीडियो में भारत के इतिहास को हमने कवर किया था उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या है छत्तीसगढ़ के इतिहास को कवर करने वाले हैं, है ना। तो स्क्रीन में एक बार देख लो। ये देखिए क्या है, ये मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम क्या है मेंस एग्जामिनेशन 2022 यानी कि अभी जो जून 2023 में हो रहा है उसका सॉल्यूशन सीरीज चला रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने पेपर 3 को अभी पकड़ा है। इसका पार्ट 1 यानी कि इतिहास को हमने कवर कर लिया है, और ये पार्ट 3 यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास अभी हमारा ये अगला वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो किस पर बेस्ड होगा? छत्तीसगढ़ के इतिहास पे, है ना। तो बिना देर किए चलो हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 2 नंबर से स्टार्ट होता है ना। तो 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोला है, रायगढ़ जिले से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र की जानकारी दीजिए। देखो यहाँ पर क्या किसके बारे में पूछा है, मेन है शैल चित्र के बारे में बताना है आपको। जो कहाँ के शैल चित्र, तो प्रागैतिहासिक काल, वो भी सिर्फ रायगढ़ में जो प्राप्त हुए हैं, है ना। तो रायगढ़ के बारे में पूरा जो भी है शैलाश्रय उनको नहीं लिख देना है। रायगढ़ में जो वहाँ शैलाश्रय या गुफाएं जो भी मिली हैं वहाँ पर जो शैल चित्र प्राप्त हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, शैल चित्र होना चाहिए, और वो भी क्या है रायगढ़ जिले के प्रागैतिहासिक काल में जो प्राप्त हुए हैं। तो हमारा फोकस क्या है, शैल चित्र। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप बता सकते हो कि रायगढ़ जिले में, है ना। सबसे पहले तो स्थलों को ही बताओगे, बिना स्थल के तो शुरुआत नहीं कर सकते, है ना। और सिर्फ शैल चित्र को डायरेक्ट हम बता भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे इसके स्थलों से शुरुआत तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं कि रायगढ़ जिले जो शैलाश्रय का गढ़ है ना, या फिर सीधा रायगढ़ जिले में क्या है 2-3 गुफाओं या सिंघानपुर क्या है जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, छापा मारा, भंवर खोल, टीपा खोल आदि जो ओंगना है ना। तो रायगढ़ जिले में सिंघानपुर, छापा मारा, भंवर खोल, गीदा पहाड़ी आदि गुफाओं से क्या है प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हम बता दिए, है ना। तो एक नाम जैसे कि लिख दिया, क्या सबसे फेमस क्या है वहाँ का सिंघानपुर। एक दो ठो और नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, छापा मार, गीधा पहाड़ी आदि 2 काफ़ी है ना। यहाँ से क्या है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर आप बताना चाहो तो 2-3 इतिहासकारों या फिर जो पुरातत्ववेत्ता हैं उनके नाम बता सकते हो कि क्या है शैलाश्रय प्राप्त हुए, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिनका अध्ययन क्या है। 1-2 नाम दे दो, एंडरसन दे सकते हो आप, है ना, एंडरसन। और एक कोई नाम याद है आ रहा होगा जो इन शैल चित्र का अध्ययन क्या है रायगढ़ जिले की स्पेशली, है ना, उनका नाम आप बता सकते हो कि यहाँ से क्या है शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जिनका अध्ययन क्या है आपके किसने, एंडरसन ने किया है। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ एक्चुअली में शैल चित्र क्या है ना। तो आप शैल चित्र के विषय वस्तु बताओगे। यहाँ पर शैल चित्र क्या बताओगे, विषय वस्तु, यानी किन किन चीज़ों का वहाँ पर क्या है चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि विषय वस्तु में क्या है मानवाकृति है ना, यानी आखेटक करता हुआ मनुष्य बता सकते हो। घड़ियालों के चित्र हैं, है ना, छिपकली के चित्र मिले हुए हैं। तो जितने भी पशु पक्षी या मानव के चित्र मिले हुए हैं ये क्या है इनके विषय वस्तु हो गए। तो क्या है यहाँ से इन्होंने इनका अध्ययन किया, जिसमें शैल चित्रों में क्या है इन सारे पशु पक्षी या मानवों क्या है शैल चित्र मिले हैं। अब इनके बाद इन शैल चित्रों की विशेषता बता दो एक है ना। ये शैल चित्र क्या है तो बता सकते हो लाल व गिरवे रंग की आकृति, लाल व गिरवे रंग में क्या है ये रंगे हुए प्राप्त हुए हैं। तो इतना सारा करते हुए आप क्या है इस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि कहाँ प्राप्त हुए, तो ये इन क्षेत्रों से प्राप्त हुए, किन लोगों ने अध्ययन किया वो बताओ, और विषय वस्तु क्या है वो बताओ, और उसके बारे में 1-2 विशेषता कि वो किस रंग से रंगा हुआ है या किस टाइप का वो चित्र है। यहाँ पर लास्ट में क्या है 1 लाइन का आप विशेषता बता सकते हो। इतने सारे चीज़ों में क्या है आप ये आंसर को डील कर सकते हो। ठीक है ना, कवर हो गया ना। अब इसका देखो लिखा हुआ आंसर आप लोग देख लो। तो इसका लिखा हुआ आंसर देखते हैं।
ये देखो, तो वही है, पहला क्या बताया है यहाँ पे कि कहाँ से मिला। रायगढ़ जिले में सिंघनपुर से, छापामारा से, भंवर खोल और क्या है गीधा पहाड़ी से शैल चित्र प्राप्त हुए, जिनका अध्ययन किन्होंने किया है तो एंडरसन और अमरनाथ दत्त ने क्या है इन शैल चित्रों के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ की विषय वस्तु देखो, विषय वस्तु बताया था तो मानवों की आकृति है, आखेटकर्ता मनुष्य है, घड़ियाल है और क्या है छिपकली है। और इनके बारे में काक विशेषता तो ये क्या है गेरवे और लाल रंगों से उत्कीर्ण या फिर इनसे रंगे हुई हैं, गेरवे या लाल रंगों से उत्कीर्ण है। इतने सारे चीज़ों में आपका क्या है ये 2 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है। ठीक है, तो देखो अब अगर आप आगे की पीएससी की तैयारी कर रहे हो है ना, तो आपसे को ये समझ लेना चाहिए कि जो ये प्रागैतिहासिक काल है छत्तीसगढ़ का, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, यानी कि 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे आते ही हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है आपको रायगढ़ जिले को बहुत ज़्यादा पूछा गया है ना। तो ये प्रागैतिहासिक काल या रायगढ़ जिले में जितने भी, अभी तो सीधा पूछ दिए शैल चित्र, अगली बार पूछ देगा स्मारकों को है ना, वहाँ जो प्राचीन क्या है महास्मारक या महापाषाणकालीन स्मारक घेरे, उनको भी शायद एक बार पूछा है, ये अगली बार पूछ सकता है। यहाँ और कोई वहाँ साक्ष्य मिले हैं उनको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से हमें सीख लेना है कि हमें प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से डील करना है और उनमें से क्या है रायगढ़ जिले में जितने भी गुफाएं हैं उनके बारे में एक बार देख लेना है, उनके विषय क्या है, विषय वस्तु क्या क्या है, यानी किन किन बारों में चित्र हैं, वहाँ के विषय क्या है, शैल चित्र की विशेषता क्या है। ठीक है, अभी तो सिर्फ जानकारी बोला, अगली बार विशेषता पूछ सकता है ना, या फिर अगली बार कहाँ कहाँ मिले ये पूछ सकता है। तो जितने से इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो है ना, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नलवंशी राजा विलास तुंग की उपलब्धियों का उल्लेख करें, है ना। तो यहाँ पर किसकी उपलब्धि, विलास तुंग की। पहले से बोल दिया है कि वो कौन सा शासक है, नलवंशी शासक जो विलास तुंग है, उसने क्या क्या उपलब्धियाँ अर्जित की है, उन उपलब्धियों के बारे में क्या है हमें डिस्कस करना है या बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले तो आप बताओ, जनरली लोग शुरुआत मंदिर बनाया यही से कर देते हैं है ना, एक ही उपलब्धि जनरली जानते हैं लोग है ना। तो फिर अगर मैं भी एक ही उपलब्धि जानता हूँ फिर भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें मान लो एक ही चीज़ पता है कि विलास तुंग ने क्या है वो कहाँ का मंदिर, राजू लोचन मंदिर बनाया, इतना ही हमको पता है, लेकिन हमको 4 लाइन में उसको कवर करना है। तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि विलास तुंग जो है नलवंशी शासक जो विलास तुंग था, पहले बता सकते हैं उसका साम्राज्य का विस्तार किया। अब कितना किया ये नहीं पता, तो कम से कम नलवंश ने कहाँ कहाँ शासन किया ये तो हमें पता है ना, है ना। नलवंश जो सिहावा उड़ीसा का जो क्षेत्र था, कांकेर इत्यादि क्षेत्रों में नलवंश ने शासक किया। तो इसी को आप लिख सकते हो कि इसने क्या है, नलवंश ने क्या है उड़ीसा, बालोद तरफ भी इसका कुछ कुछ शासन था, बालोद, सिहावा आदि क्षेत्रों में क्या है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो शुरुआत हम उसके साम्राज्य से करेंगे है ना, उसकी उपलब्धियां बता रही है। तो पहला हेडिंग होगा साम्राज्य विस्तार, कि नलवंशी शासक जो विलास तुंग था उसने अपने साम्राज्य को उड़ीसा से लेकर बालोद से लेकर सिहावा आदि क्षेत्रों में क्या है विस्तृत किया था। ठीक है, ये हम उसके साम्राज्य विस्तार को बता देंगे। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नलवंशी शासक ने क्या है अपने शासनकाल में सामाजिक राजनीतिक एवं विविध आर्थिक उपलब्धियां अर्जित की है ना। इसको लास्ट में लिखना आप, इसमें आप सीधा स्थापत्य को बता दो, जो मेन चीज़ है उसको आप शुरू में बताओ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्थापत्य क्षेत्र में क्या है इसने विविध उपलब्धियाँ क्या है हासिल की है, और 700 से 725 ईस्वी के आसपास क्या है राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, कहाँ पर, राजिम में क्या है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। ये मेन पॉइंट को हम सेकंड नंबर में डाल दिए। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसने और क्या किया। तो एक चीज़ इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने शामिल नामक जो गांव था है ना, उसको भगवान के निबंध में या भगवान के जो भी क्या है परंपरा चलती है उसके लिए दान किया था। तो यहाँ पर आप इसको एक लिख सकते हो कि जो शामिल नामक गांव है ना, इसको भगवान के निबंध हेतु दान दिया था। है ना, इसको भी आप क्या है एक लाइन में बता सकते हो। और लास्ट में फिर बता सकते हो कि विलास तुंग क्या है एक प्रतापी शासक था,
इसकी क्या है, इसके समय में क्या है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति बेहतर दशा में थी, या इसने अपने क्या है शासनकाल के तहत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। ठीक है, इतने 4 पॉइंट में आप क्या है इस क्वेश्चन को बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर देख लो। ये देखो, उड़ीसा, राजिम, बालोद तक साम्राज्य विस्तृत किया, है ना, और 725 ईस्वी के बाद क्या है राजीलोचन मंदिर बनवाया, जिसका उल्लेख राजिम अभिलेख में है। सालिम क्या है, सालमिया नामक गांव क्या है भगवान के निबंध हेतु दान किया था। और एक और पॉइंट है यहाँ पर लिख सकते हो, वैष्णव एवं शैव दोनों धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या है धार्मिक सहिष्णु भी था। तो धार्मिक दृष्टि से इसके क्या है शासन काल में कुछ उपलब्धियां हैं, शैव एवं वैष्णव दोनों धर्मों को इसने क्या है संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिल तो हर क्वेश्चन में क्या है हम अपने आने वाले परीक्षा के बारे में कुछ सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा तो हम इससे हमें क्या है हमें क्या सीख लेना चाहिए कि हम आगामी परीक्षा में क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर नलवंशी शासक विलास तुंग की उपलब्धियाँ पूछा, इससे तात्पर्य ये निकलता है कि जितने भी कुछ फेमस शासक हुए हैं, चाहे प्राचीन से लेकर क्या है आपके मराठा काल तक या काकतीय वंश तक, प्राचीन काल से लेकर काकतीय वंश तक जितने भी हर वंश में कुछ प्रसिद्ध शासक हुए हैं, उनके बारे में 2-4 लाइन आपको जानना जरूरी है कि उन्होंने साम्राज्य को उनका कहाँ से कहाँ तक था, उन्होंने कुछ नवीन राजधानी बनाई क्या, उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता क्या, उनके विजय अभियान, है ना। विलास तुंग का हमें नहीं पता था तो नहीं लिखा, वरना विजय अभियान भी उनका क्या है इनकी उपलब्धियों में ही आता है। उनके विजय अभियान के बारे में उनको कुछ उपाधि जैसे सकल कौशलाधिपति, कौशल मंडलाधिपति आदि कुछ उपाधियाँ इनके बारे में। तो जितने भी कुछ फेमस शासक हैं उनके बारे में 4-5 लाइन आप लोग नोट करके रखो। अभी तो 2 नंबर में पूछा, क्या पता अगली बार 4 या 8 में पूछ दे, है ना। तो सभी शासकों को आप एग्जाम में देखोगे भी तो मेन शासकों की उपलब्धियां हर बार पूछा है, चाहे वो प्रसन्न मात्रा हो, चाहे वो शिवगोद बालार्जुन हो। ठीक है, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रसिद्ध शासकों की उपलब्धियों को जानना जरूरी है और उसको एक बार पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है केसरी बेड़ा ताम्र लेख में किसकी जानकारी मिलती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर साल क्वेश्चन में क्या है अभिलेख एवं ताम्रपत्र को पूछता है। तो किस शासक का कुछ फेमस, मतलब सभी शासक हुए हैं उनके कुछ फेमस ताम्रलेख के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर देखो केसरी बेड़ा ताम्रलेख है, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमें बताना है। तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो लिखना है भाई ये किसका है। पहला हेडिंग या पहला लाइन हमारा क्या होगा कि ये ताम्रपत्र किसका है। तो हमें पता है ये नलवंशी शासक किसका है, अर्थपति भट्टारक का है। तो पहले आपको बताना है कि जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है वह नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक का है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई इसमें किसका किसका वर्णन है और किस किस चीज़ का उल्लेख है ना, इसमें किसका किसका वर्णन है या किस किस चीज़ों का उल्लेख है। तो इसमें पहले बताओगे, पहले इसमें आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है तो पहले पॉजिटिव चीज़ों को बताओ, क्योंकि अर्थपति के बारे में अगर आप बुराई हैं तो उसको लास्ट में बताओ, उसमें कुछ इसकी अच्छा की बात की गई हो उसको हमें पहले बताना है। तो आपको याद रखना है कि इस अभिलेख में जो है किसको, सॉरी ये अर्थपति को क्या बोला गया है, महेश्वर बोला गया है। क्या बोला गया है, महेश्वर बोला गया है। इसके अलावा और भी कुछ उपाधियां हैं, जैसे महासेनापति बोला गया है। क्या बोला गया है, महासेनापति। तो कुछ फेमस शब्द इसके बारे में वर्णन किए गए हैं जिनको आप अपने आंसर में उल्लेख करोगे कि ये जो अभिलेख है क्या केसरी बेड़ा, इसमें अर्थपति भट्टारक को महेश्वर एवं महासेनापति से उद्बोधित या क्या बोलते हैं कि उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आप इनके पॉजिटिव चीज़ों को हम बता दिए, है ना, तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके बारे में कुछ नेगेटिव है तो उसको ही बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो आंसर ख़त्म नहीं होगा, है ना। और मेन चीज़ तो इसमें क्या है कि इसमें जो वाकटक वंशी शासक था पृथ्वीसेन, कौन, इसमें यह भी उल्लेख है कि जो वाकटक वंशी शासक था पृथ्वीसेन, उसने अर्थपति भट्टारक को हराया
और उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो हम बताएंगे केसरी बेड़ा ताम्रपत्र क्या है भाई, किसका है, तो अर्थपति भट्टारक का है। उसमें क्या उपाधि दी गई है इसको, तो महेश्वर, महासेनापति, महाधिराज आदि उपाधियाँ इसको प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें यह भी है कि वागटक वंशी शासक पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को हराकर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। ये कुछ जानकारी हमें मिलती है किसमें, केसरी बेड़ा ताम्रलेख में। तो इसी को हमें क्या है आगे देखते हैं, इसका लिखा हुआ आंसर। ये देखो, तो यहाँ पर दिया है किसका है, अर्थपति भट्टारक का है। और इसमें इसके अनुसार क्या है, वाकटक वंश के राजा पृथ्वीसेन ने अर्थपति को हराया और उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। और इसको क्या है, महेश्वर, महासेनापति और महाराज भट्टारक की उपाधि से संबोधित किया गया है। यहाँ पर देखो, आप इस चीज़ को सेकंड नंबर में लिखो, यानी कि इसके बारे में जो पॉजिटिव चीज़ है उसको पहले बताओ भाई, क्योंकि हम ये अभिलेख जिसका है उसका कुछ तारीफ तो पहले करना चाहिए ना। हाँ, भले ही कुछ कमी हो बाद में उसको बता दो कि ये कमी थी। तो मेरे को लगता है ये पॉइंट हम क्या है यहाँ पहले लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सितारे हिंद की उपाधि किसे और क्यों दी गई। तो देखो, छत्तीसगढ़ में तो सितारे हिंद मैंने ढूंढा, छत्तीसगढ़ में किसी को सितारे हिंद नहीं मिला। सितारे हिंद जो थे ये क्या है, क्या बोलते हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित थे, है ना। शिवराज सिंह प्रसाद या शिव प्रसाद क्या है, शिवराज सिंह प्रसाद तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सितारे हिंद। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सितारे हिंद की उपाधि किसे और क्यों दी गई। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो ये छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित नहीं है। फिलहाल तो मैंने ढूंढा, मुझे नहीं मिला भाई कि सितारे हिंद छत्तीसगढ़ में कोई किसी को कहते हैं, है ना। इंडियन हिस्ट्री में राजा शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद कहा गया है। हो सकता है उनका छत्तीसगढ़ से कुछ संबंध रहा होगा, उतना तो मुझे नहीं पता, छत्तीसगढ़ से कुछ संबंध रहा होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है आपके सीजी हिस्ट्री में दिया गया है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सितारे हिंद की उपाधि किसे और क्यों दी गई। तो सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी क्या, राजा शिव प्रसाद सिंह को। किसको, राजा शिव प्रसाद सिंह को। और ये कौन थे, तो ये हिंदी के क्या बोलते हैं, साहित्यकार थे। राजा शिव प्रसाद सिंह क्या थे, हिंदी के साहित्यकार थे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने क्या है, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि की। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, क्यों दी गई, किसको दी गई, बता दिया हमने, एक नंबर का ये है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के संरक्षण हेतु इन्होंने क्या है, विविध प्रयास किए, या विभिन्न क्या है जो भी प्रयास किए थे। तो किसके संरक्षण हेतु, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के संरक्षण हेतु ये जो राजा हैं इन्होंने क्या है अनेक प्रयास किए थे, जिनमें इनका एक प्रकाश क्या है, जो बनारस अखबार नामक क्या है पत्रिका है, क्या बनारस अखबार नामक हिंदी पत्रिका निकाली, है ना। और हिंदी के विकास हेतु इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसीलिए दिया गया भाई, क्योंकि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के संरक्षण हेतु क्या है इन्होंने प्रयास किए थे, जिनमें एक प्रयास अब बता दो कि क्या, कि बनारस अखबार नामक पत्रिका निकाली थी। तो इतने को आपको लिख देना था, 1 नंबर मिल या 1.5 नंबर आपको मिल जाते। हो सकता है कि आपको 2 नंबर भी दे। हाँ देखो, 2 नंबर एक क्वेश्चन में 2 नंबर ही मिलता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे उसका आप सटीक आंसर दोगे। तो अब किसे दी गई भैया, इसमें सीधा नाम बताया, हम 1 नंबर तो मिलेगा ही ना। और क्यों दी गई तो ये भी बता दिया एकदम डिटेल के साथ। तो इतना भी लिखोगे तो मुझे लगता है इसमें 2 नंबर मिलना था, है ना। ये 2 नंबर में हमें 2 नंबर पाते इसमें। राजा शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था, है ना, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, और हिंदी भाषा में क्या है बनारस अखबार नामक समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
मिस्टर कोलब्रुक ने छत्तीसगढ़ यात्रा विवरण में किसका वर्णन किया है? तो देखो ये कोलब्रुक है ना, कुछ विदेशी क्या बोलते हैं, जो भी थे विदेशी यात्री थे वे छत्तीसगढ़ आए थे। तो उन विदेशी यात्रियों को आपको ध्यान में रखना है और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। तो इसको पहले हम आंसर कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखो इसको क्या वर्णन किया है। तो देखो कोलब्रुक का यात्रा विवरण करना है, क्या उन्होंने बताया है। तो पहले तो आपको बताना है कि कोलब्रुक जो है वो किसके समय में आया था, है ना। तो बताना है कि केशव गोविंद के समय में आया, और केशव गोविंद कौन है? सूबेदार। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इन्होंने क्या है, केशव गोविंद के काल के समय जो सूबेदारी प्रथा चल रही थी या सूबेदारी प्रथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम यही बता देंगे कि जो कोलब्रुक था वो सूबेदार केशव गोविंद के समय में आया था तथा उसके समय के सूबा शासन का वर्णन किया है। किसका? सूबा शासन का वर्णन किया है। अब सूबा शासन के समय जो भी चल रहा था उसी का तो वर्णन करेगा ना। तो पहला पॉइंट हम बता दिए कि आया था केशव गोविंद के समय और सूबा शासन का वर्णन किया है। तो फिर इसमें हम बताएंगे कि सूबा शासन में क्या वर्णन किया है। तो इसने जनरली कृषि क्षेत्र को बताया है और बोला है कि जो रतनपुर था, है ना, ये रतनपुर क्षेत्र जो है ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ धान और गन्ना की खेती होती है। धान, गेहूँ, गन्ना लिख सकते हो, इसकी खेती होती है और सड़क मार्ग से इनको नागपुर भेजा जाता था। अब जाहिर सी बात है मराठों का शासन चल रहा था तो यहाँ के उपज को क्या है अपने यहाँ मंगाएंगे। तो इन कृषि प्रधान देश था जहाँ धान, गन्ना, गेहूँ आदि की खेती होती थी और नागपुर उनको भेजा जाता था। इसके लिए यहाँ पर बताया है कि सिंचाई के लिए यहाँ पर क्या है, अनेक तालाब हैं, है ना। सिंचाई के लिए यहाँ पर क्या है, अनेक तालाबों का निर्माण करवाया गया था, है ना। रत्नदेव के समय से यहाँ तालाब निर्माण चालू हो गया था। तो उसी का उल्लेख किया है कि यहाँ पर क्या है, अनेक तालाबों का निर्माण कराया गया था और तालाबों की नगरी बताया। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसमें बता सकते हैं कि इन्होंने क्या है, सूबा शासन की तुलना बिंबा जी के समय से की और बताया कि बिंबा जी के समय क्या है, बिंबा जी का शासन काल सूबा शासन से सुदृढ़ था, है ना। यानी कि बिंबा जी का शासनकाल क्या था, सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित था। इसे एक लाइन कहा है इन्होंने कि यहाँ की जो जनता थी उनको बिंबा जी की मृत्यु से बहुत आघात पहुँचा, है ना। इन्हीं का लाइन है। इन्होंने क्या कहा कि बिंबा जी की मृत्यु के पश्चात यहाँ की जनता शोक में डूबी हुई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने सूबा शासन की तुलना बिंबा जी से की है और बिंबा जी के समय क्या है, बिंबा जी के समय से जो राजस्व का जो होता था, क्या बोलते हैं, कमाई, वो कम हो गया। 6 लाख से लगभग 3.5 लाख तक पहुँच चुका था। तो ये सारी बातें इन्होंने क्या है, सूबा शासन के बारे में कही है और इनका सब उल्लेख किया है। ठीक है, तो इन्हीं सब को हमें बताना था। देखते हैं इसका आंसर। ये देखो, तो केशव गोविंद के समय आया था, उस समय सूबा शासन का वर्णन किया है, सामाजिक आर्थिक दशा का। रतनपुर को कृषि प्रधान देश कहा है ना। यहाँ से क्या है, नागपुर निर्यात होता था और यहाँ के निवासियों को धार्मिक भी माना है ना। और यहाँ के मंदिरों और यहाँ पर तालाबों का भी लिख सकते हो, मंदिरों में क्या तालाबों का उल्लेख किया है। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है ना। अगर आप चाहो तो उसको भी जोड़ सकते हो कि बिंबा जी के शासनकाल को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित माना और उनके मृत्यु से क्या है, यहाँ की जनता को आघात पहुँचा था। ये वर्ड भी आप क्या है जोड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ में महारस्या का मामला क्या था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि ये महारस्या के मामला को 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो ये महारस्या इंपॉर्टेंट है, इसको आप तो रट डालो। इसके अलावा एक और क्या था, वो सावंत भारती मामला। तो महारस्या और सावंत भारती मामला ये दोनों एगनियों के समय हुए थे। तो एगनियों के समय जो विद्रोह हुआ था उसको आप एक बार देख लो, वो 2 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसमें क्या करना था कि महारस्या का मामला क्या था। तो पहले बता दो पहले में कि महारस्या कौन था। तो ये जो महारस्या है ये कौन था, तो ये नवागढ़ का जमींदार था भाई। कौन था, तो नवागढ़ का जमींदार था जिसने एगनियों के समय विद्रोह किया था, है ना।
तो महारसिया कौन था? नवागढ़ का जमींदार था। इसके बारे में और लाइन बताओ कि इससे मराठों के समय 300 रुपये मासिक भत्ता प्राप्त होता था। मराठों के समय क्या? 300 रुपये मासिक भत्ता प्राप्त होता था। तो पहले लाइन में हम बताएंगे महारसिया के बारे में कि जो महारसिया है वो नवागढ़ का जमींदार था, जिससे मराठों के समय 300 रुपये मासिक भत्ता प्राप्त होता था, है ना। अब इसने विद्रोह किया, क्यों किया? तो इसका भत्ते को रोक दिया गया, है ना। तो भत्ते के रोके जाने के कारण क्या है? इसने विद्रोह किया था, है ना। महारसिया विद्रोह किया था, इसीलिए फेमस है। तो इस नवागढ़ का जमींदार जिसको 300 रुपये भत्ता मिलता था, उस भत्ते को रोक दिए जाने के कारण क्या है? इसने विद्रोह किया था। और फिर उसके बाद इसने विद्रोह किया तो उसके बाद क्या हुआ? तो फिर एगेन्यू ने इसको पहले जेल में डाला। एगेन्यू ने इसको क्या है? पहले जेल में डाला, फिर उसके बाद छोड़ दिया। सर्वप्रथम क्या है? जेल में डाला, उसके बाद इसको 300 के जगह क्या 500 रुपये मासिक भत्ता के साथ छोड़ दिया, और इस तरह से इसका जो है विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि महारसिया नवागढ़ का जमींदार था, जिससे मराठों के समय 300 रुपये मासिक भत्ते में प्राप्त होते थे। इसके भत्ते रोक दिए जाने के कारण इसने विद्रोह किया, और तत्पश्चात एगेन्यू ने सर्वप्रथम इसे जेल में डाला, और बाद में 500 रुपये भत्ते के मासिक भत्ते के साथ इसे छोड़ दिया गया, और इसका विद्रोह क्या हुआ? शांत हो गया। ये हमको बताना था। तो इसको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा लाइन टू लाइन है कि नवागढ़ का जमींदार था, जिसने मराठों से क्या है 300 रुपये मासिक भत्ता प्राप्त होता था, और मराठों के विद्रोह के कारण इसे ठीक है, मराठों के विरोध के कारण इसका भत्ता बंद हो गया, जिसके कारण इसने क्या है विद्रोह प्रारंभ किया, और एगेन्यू ने पहले जेल में डाला और बाद में इसको 500 रुपये भत्ते के साथ छोड़ दिया। ये हमारा इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है? मराठा शासन में कमाविजदार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो मराठा प्रशासन में क्या है? सूबा व्यवस्था आई थी। तो सूबा व्यवस्था के दौरान क्या है? विभिन्न पद सृजित किए गए थे, जिसमें एक पद क्या था? कमाविजदार था। तो कमाविजदार को हमें क्या है बताना है। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो कमाविजदार कौन था, है ना, इसका मुख्य काम क्या था, ये इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर बताना है कि कमाविजदार जो था वो परगना का प्रमुख अधिकारी था, या परगना प्रमुख था। ठीक है, तो हम पहले क्या बताएंगे? कमाविजदार परगना प्रमुख था या परगने का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद हम क्या बताएंगे? इसके जो भी इसको अधिकार प्राप्त थे, है ना। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि जो कमाविजदार था, है ना, कमाविजदार जो है ये सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था। तो सूबा में सबसे ऊपर कौन होता था? सूबेदार। इस समय कौन था? विट्ठल राव। विट्ठल राव ने इसको लाया है क्या? उसी ने तो लाया है। तो कमाविजदार जो है ये सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? कमाविजदार सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि सूबेदार को अपना कार्यों को लेखा जोखा सौंपता था या उसके आदेश का पालन करता था। तो सीधा सूबेदार के प्रति क्या होता था? उत्तरदायी होता था। तीसरा हम बता देंगे कि इसको क्या क्या अधिकार थे भाई। तो इसको देखो, इसको नागरिक मामले में, सैन्य मामले में और वित्तीय मामले में। तो नागरिक, सैन्य एवं वित्तीय अधिकार इसको मिले हुए थे, यानी इन क्षेत्रों में क्या है ये अपना कार्य जो है सूबेदार को सौंपता था। तो इसको नागरिक, सैन्य एवं क्या है वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। तीसरा हम लिखेंगे क्या? इसका मेन और कुछ काम लिख दो जो भी काम करता था। तो परगने में जो भी क्या है, परगने के कार्यों की देखरेख एवं क्या है शासन से संबंधित जो भी जानकारी है वो सूबेदार को सौंपता था। तो परगने के संबंधित कार्यों की इसके पास क्या थी? जिम्मेदारी थी। इन 4 पॉइंट में आप क्या है इस आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो सीधा आप लोग इसका आंसर देखो। ये देखो, है ना, परगना प्रमुख था जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था, और परगने के कार्यों की जानकारी किसको? सूबेदार को सौंपता था। फिर लिखा है कमाविजदार के पास नागरिक, सैन्य और वित्तीय अधिकार थे,
और लास्ट में है क्या, अपने क्षेत्र में से शांति व सुरक्षा के साथ राजस्व वसूली जैसे कार्य करना था। देख लो, ये चारों पॉइंट में आपको आंसर देना है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि महाशिव तिवरदेव के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। इससे पहले विलासतों की उपलब्धियां पूछा था, अभी क्या है, महाशिव तिवरदेव को पूछा है। देखो, उसमें उपलब्धियां पूछा था, मतलब उसमें क्या काम किया, बस उसी को मेन फोकस करना था। अब इसने बोला है आप क्या जानते हैं, ये की पॉइंट है, आप क्या जानते हैं। तो महाशिव तिवरदेव के बारे में आप जो भी जानते हैं, किस वंश का था, उसकी राजधानी क्या थी, क्या, वो सब को आप बता सकते हो। तो देखो, जो महाशिव तिवरदेव था, पहले बात तो कौन था उसका बताना है। तो ये कौन था, पांडु वंश का महान शासक था, है ना। क्या था, पांडु वंश का महान शासक था। ये इसका पहला लाइन का वर्णन हो गया। इसके बाद हम इसमें बता देंगे अगला कि इसको, है ना, महान शासक क्यों था भाई, क्योंकि इसके समय में पांडु वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, है ना। क्या है, पांडु वंश ने पांडु वंश को इसने क्या है, इस साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार किया, इसीलिए इसको फिर क्या है, सकल कोसलाधिपति, और एक और क्या नाम था, हाँ, इसके काल को फिर पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहते हैं। तो दूसरे लाइन में आप क्या बताओगे कि इसने अपने क्या है, वंश का सर्वाधिक विस्तार किया, इसीलिए इसको सकल कोसलाधिपति की उपाधि देते हैं, और साथ में इसके काल को क्या है, पांडु वंश के उत्कर्ष काल के रूप में जानते हैं, है ना। इसी ने क्या है, साम्राज्य विस्तार को प्रारंभ किया था, इसीलिए इसको सकल कोसलाधिपति, और क्या है, इसके शासनकाल को क्या है, पांडु वंश के उत्कर्ष काल के रूप में जानते हैं। तो साम्राज्य विस्तार को आप क्या है, कहाँ कहाँ किया बता सकते हो। तो मैकल, है ना, सिरपुर, और आदि क्या है, कांकेर आदि, कुछ इनका जो साम्राज्य जो फैला हुआ था, उसमें कुछ क्षेत्रों को आप बता सकते हो कि इन क्षेत्रों में साम्राज्य क्या है, विस्तार किया था। और फिर इसके बारे में एक और बता सकते हो कि जो महाशिव तिवरदेव था, उसका 3 ठो ताम्रपत्र मिलता है ना। इसका क्या है, 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, एक मिलता है राजिम से, एक मिलता है बोड़ा से, और एक मिलता है बालोद से। तो इसके इसके क्या है, किनके, महाशिव तिवरदेव के 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, राजिम, बोड़ा, बालोद, जिसमें उनको क्या है, विभिन्न उपाधियाँ दी गई है, महाप्रतिपदा, महासंधि विग्राहक, पंच महाशब्द आदि उपाधियाँ इन अभिलेखों में दिया गया है। तो इतने सारी उपाधियों को मत बताओ, क्योंकि पहले तो बता ही चुके हो, बस इतना बता सकते हो कि 3 ताम्रपत्र मिला था, इन क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, इसीलिए इसके काल को उत्कर्ष काल कहते हैं। आदि रूप में इसको क्या है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ आंसर देख लो। ये देखो, पांडु वंश का महान शासक था, और उड़ीसा के उत्कल, उत्तर कोसल, दक्षिण कोसल तक साम्राज्य का विस्तार क्या है, विस्तृत था, और साथ में विजय अभियान उड़ीसा, कांकेर, मैकल आदि क्षेत्रों में किया था, इसीलिए इसको सकल कोसलाधिपति, और इसके काल को क्या है, पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ो जो इसमें मिस है, क्या, इसमें कहीं पर भी आप 3 ताम्रपत्र का भी उल्लेख करो। किसका, 3 ताम्रपत्र, राजिम, बोड़ा और किसका, बालोद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से 2 नंबर के जितने क्वेश्चन हैं हमने डील कर लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है ना। तो हम 4 नंबर के क्वेश्चन से अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियान का वर्णन करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियान को एक बार और पूछ चुका है, इस बार फिर से एग्जाम में पूछा है। तो देखो इसका विजय अभियान हम क्या लिखेंगे, विजय अभियान से क्या तात्पर्य है कि जो भी शासक है उसने किन किन क्षेत्रों को विजित किया, किस तरीक़ों से विजित किया, यही सब का वर्णन क्या है विजय अभियान में करना रहता है। तो सोमेश्वर प्रथम का विजय अभियान को हमें क्या है लिखना है। तो देखते हैं सोमेश्वर देव के विजय अभियान के बारे में। तो पहला लाइन हमारा क्या होगा, इसका विजय अभियान का वर्णन किस में है उसको थोड़ा सा बताओगे ना। तो पहला लाइन में आप लिखोगे कि जो सोमेश्वर देव प्रथम था उसका एक अभिलेख था, क्या, कुरुषपाल अभिलेख, है ना। कुरुषपाल अभिलेख में कुल 39 पंक्तियां जो है
इसके विजय अभियान के बारे में बताती है, जिसमें इसके 14 विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। तो शुरुआत आप यहाँ से करोगे कि कुरुशपाल अभिलेख, जिसमें क्या है कुल 39 पंक्तियाँ क्या है इसके विजय अभियान का वर्णन करती है, और उसमें क्या है 14 विजय अभियानों का हमें पता चलता है। तो कुल 14 क्षेत्रों को इसने जीता था, जो कुरुशपाल अभिलेख में जिसका वर्णन है। तो हम इसको देखो पूरा 14 के 14 को हम नहीं बता सकते और नहीं याद होता है, तो कुछ कुछ मेन जो विजय अभियान था उसको हम लोग यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं। तो देखो इसको आप लोगों को लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ। सब क्षेत्रों को हम नहीं लिख सकते है ना, तो सभी क्षेत्र कवर हो जाएं, इसका एक तरीका क्या है, हम इसको क्षेत्र वाइज बांट देंगे। क्या है, इसको क्षेत्र वाइज बांट देंगे। क्षेत्र वाइज कहने का मतलब, पहला मैं लिख दिया पूर्वी क्षेत्र में किन किनों को विजित किया है ना, दूसरा मैं लिख दूंगा पश्चिमी क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों को विजित किया, तीसरा है उत्तरी, और लास्ट में आप लिख देना क्या दक्षिणी। तो 4 दिशाओं में किन किन क्षेत्रों को विजित किया, इसके बारे में हम क्या है बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर और एक छोटा सा चाहो मैप भी बना सकते हो आप लोग, है ना, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साम्राज्य है क्या, मान लो इसका साम्राज्य क्या है ना, बस्तर क्षेत्र में निवास करते थे, तो जगदलपुर इनके जगदलपुर क्षेत्र में निवास करते थे, है ना। तो चारों क्षेत्र में इन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता, तो उत्तर में बता सकते हो यहाँ पर जो है रतनपुर, कोसल, लांजी, है ना। उत्तर में कौन 2-3 नाम बता दो। और यहाँ पर पूर्व में उड़ीसा में एक क्षेत्र था क्या उड्र, दक्षिण में एक क्षेत्र था क्या वेंगी, और पश्चिम में क्या थे भांडक थे और वज्र थे, है ना। इन चीज़ों में क्या है इनको विजित किया था। तो क्षेत्र वाइज आप क्या है मैप में दर्शा सकते हो और इसमें फिर लिख सकते हो। तो पूर्वी क्षेत्र में देखो क्या है उड्र, तो उड़ीसा के उड्र को क्या है इन्होंने विजित किया था, और वहाँ का शासक जो था भौगुप्त चतुर्थ, यहाँ शासक को भी आप लिख सकते हो, वहाँ का शासक कौन था भौगुप्त चतुर्थ को हराया था, भौगुप्त वहीं पर क्या है शहीद हो गया। अब पश्चिम में देखो क्या क्या है भांडक तथा वज्र, तो इसने क्या है भद्रपत्तन या भांडक और वज्र को क्या है पश्चिमी महाराष्ट्र में क्या है महाराष्ट्र के या फिर पश्चिम में क्या है इनको विजित किया था, या पश्चिमी बता सकते हो। उत्तर में क्या है, उत्तर में इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र जीते थे, तो इसमें बता सकते हो उत्तर में लांजी, लेमड़ा, कोसल तथा रतनपुर के क्षेत्र को क्या है विजित किया था। और एक और उल्लेख मिलता है कि कोसल में इसने 6,96,000 गांव जीते थे, तो इसका भी आप उल्लेख करो। कोसल में क्या 6,96,000 गांव जीते थे। और दक्षिण में फिर किसको वेंगी को विजित किया था, और वेंगी का शासक था वीरचोड़, है ना। पहली बार में वेंगी के वीरचोड़ को हराया और वहाँ दूसरे आक्रमण में पूरे वेंगी को जला डाला। इतना करके आप इन चारों क्षेत्रों का यहाँ पर क्या है वर्णन कर सकते हो। इसका देखो आंसर देखो, ये मैप में आप इस तरह से दर्शा सकते हो, भांडक, वज्र, लांजी, कोंसल, लेमड़ा भी था, उड्र और वेंगी, है ना। ये मैप में दर्शाया गया। और पूर्व में क्या क्या था उड्र भौगुप्त चतुर्थ को हराया, महाराष्ट्र में वज्र और भांडक को विजित किया, उत्तर में लांजी, लेमड़ा, रतनपुर और कोसल के 6,96,000 गाँव जीते, और लास्ट में देखो दिख रहा है क्या वेंगी के वीरचोट को हराया और वहाँ को दूसरी बार में जला डाला, है ना। ये हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोटपाड़ की संधि के बारे में बताइए, है ना। तो जितने भी राजाओं महाराजाओं के में जो भी मेन संधि होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री में भी जो संधि मेन हुए हैं वो संधि को एग्जाम में पूछा है। तो छत्तीसगढ़ से भी इस बार क्या पूछ लिया कोटपाड़ की संधि। तो पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम पहला हेडिंग डालेंगे, डाल दो कोटपाड़ की संधि, है ना। पहले शुरुआत करोगे कोटपाड़ की संधि कब और किसके मध्य हुई, है ना। तो कब हुई थी 6 अप्रैल 1778 को ये संधि हुआ था, और किनके मध्य हुआ था इसको भी आप इसी लाइन में बताओगे कि ये जो संधि हुआ था ये क्या है जयपुर के शासक विक्रमदेव, है ना, और कौन था
तो मराठा सेनापति क्या है, अवीर राव था, यानी कि मराठों के तरफ से कौन था, अवीर राव। और बस्तर के या काकतीय वंश का कौन था, तो दरियादेव। तो 6 अप्रैल 1778 को यह संधि हुई थी जयपुर के शासक विक्रमदेव, मराठा सेनापति अवीर राव और काकतीय शासक दरियादेव के मध्य, है ना। ये हम बताएंगे पहले पॉइंट में। फिर हम बताएंगे कि इस संधि का उद्देश्य क्या था, आखिर इस संधि को किया क्यों गया। तो आप लिख सकते हो क्या, उद्देश्य, है ना। अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, संधि के उद्देश्य। इसमें उद्देश्य क्या था भाई, तो उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहले तो सत्ता का बंटवारा था। इन तीनों के मध्य क्या है, सत्ता का बंटवारा, है ना। तो यहाँ पर इसके उद्देश्य जो उद्देश्य थे लिख लो। एक तो सत्ता का बंटवारा, है ना, जिसमें कोटपाड़ का कुछ क्षेत्र किसको दिया गया था, विक्रमदेव को दिया गया था। तो इसका उद्देश्य था सत्ता का बंटवारा। इसके अलावा क्या है, दरियादेव को काकतीय वंश का शासक, है ना, दरियादेव को काकतीय वंश का शासक बनाना, जिसके बदले मराठों को क्या है, आर्थिक सहायता, है ना। तो दरियादेव को शासक बनाने के बदले में मराठों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ सत्ता का बंटवारा करना, और इसके अलावा जो भी युद्ध में हानि हुई थी उसकी भरपाई करना आदि इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्य थे। तो यहाँ पर 1-2 उद्देश्य को आप बताओगे। फिर तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम लिखेंगे प्रावधान। तो ये जो संधि हुआ था उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो तीसरा हमारा क्या होगा, प्रावधान। तो पहला प्रावधान तो फेमस है कि मराठों, जो दरियादेव था वो मराठों को प्रतिवर्ष कितना, 59,000 टकोली देने के लिए बाध्य हुआ। या फिर क्या है, जो दरियादेव मराठों को प्रतिवर्ष कितना, 59,000 टकोली देने के लिए बाध्य हुआ। ये हमारा क्या है, प्रावधान है। और इसमें ये बता सकते हो कि छत्तीसगढ़ में जो कोटपाड़ का कुछ क्षेत्र है वो जयपुर के शासक विक्रमदेव को प्रदान हुआ आदि। इसमें कुछ प्रावधान थे। तो 2 प्रावधान को लिखोगे, 59,000 टकोली प्रतिवर्ष और कोटपाड़ का कुछ क्षेत्र विक्रमदेव को प्राप्त हुआ, ये इसके प्रावधान थे। और लास्ट में आप इसको बताना जरूरी है आपको कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये 4 पॉइंट में आपको आंसर देना है। तो इस संधि का क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि इससे कहीं ना कहीं क्या है, जनजातियों में शोषण में वृद्धि हुई, है ना, जनजातियों के शोषण में वृद्धि हुई। और दूसरा प्रभाव लिख सकते हो कि बस्तर पर अप्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ हो गया, यानी कि जिसने क्या है, ब्रिटिशों को क्या है, ब्रिटिशों के लिए जो उसने आसान राह उपलब्ध कराई। यानी दूसरा लिख सकते हो कि बस्तर पर अप्रत्यक्ष मराठा शासन हुआ, जिसने ब्रिटिशों को भी क्या है, यहाँ शासन करने के लिए सुलभ मार्ग प्रदान किया। तो ये कुछ प्रभाव पड़े, जनजातियों का शोषण प्रारंभ हुआ, बस्तर में अप्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ हुए, जिसके कारण हमें क्या है, विविध जनजातीय विद्रोह भी दिखाई पड़ते हैं। यानी कि इसके बाद से ही मेन जनजातीय विद्रोह जो हुआ था कोटपाड़ के संधि से ही हुआ, क्योंकि इसी समय से मराठा आए और कौन आया, ब्रिटिश आए। तो फिर विद्रोह चालू हो गया, मोरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, ये सब किसके परिणाम है, कोटपाड़ की संधि के ही तो परिणाम है ना। तो ये हम प्रभाव में इसको हम क्या है, दर्शाएंगे। तो देखो इसका आंसर देखो आप, आंसर कब हुआ था, किसके मध्य हुआ, ये पहला पॉइंट है। उद्देश्य क्या था, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है प्रावधान, और चौथा पॉइंट है क्या है, प्रभाव। तो ये सब लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है रघुजी भोसले के कार्यों के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो मेन की पॉइंट क्या है, कार्यों की विशेषता। अब कार्य नहीं पूछा है, कार्यों की विशेषता पूछी है। तो इसमें हालांकि कार्यों को ही लिखना है, लेकिन ऐसे में बताना है, ऐसे अपने आंसर को फ्रेम करना है कि उसे लगे कि उसके कार्य की हम विशेषता बता रहे हैं। विशेषता मतलब वो जो कार्य कर रहा था उसका मेन उद्देश्य क्या था, ऐसा हम लिखते चलें तो वो क्या हो जाएगा, कार्यों की विशेषता। हाँ ये कार्य किया भाई क्योंकि इसका ये उद्देश्य था, तो ये कार्य की ये क्या हो गई, विशेषता हो गई। तो इस तरह से हमको इसको लिखना है। और किसके विशेष कार्य, तो रघुजी भोसले। देखो यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं बोला है, सीधा रघुजी भोसले बोल दिया है। तो इसका हम रघुजी द्वितीय तृतीय नहीं बोला तो सीधा इसका मतलब है वो प्रथम की बात कर रहा है ना। सीधा नाम लिखा है मतलब वो किसकी बात कर रहा है,
रघोजी प्रथम, यानी जो उस समय मराठा के समय जो थे यहाँ पर जब चालू हुआ था शुरू में मराठा, बिंबा जी के जो पिताजी थे उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो उनके हमें विस्तार को कार्य की विशेषता को बताना है। तो हम देखो रघोजी जो भोसले थे उनका जो मेन उद्देश्य था अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो पहला हम हेडिंग डाल सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार। तो ये जो भी कार्य करते थे उनका मेन मकसद होता था साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के कार्य की विशेषता हुई कि नहीं हुई, है ना, हुई ना। इन्होंने क्या है साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक कार्य किए, तो कहीं ना कहीं के कार्यों की विशेषता क्या है, साम्राज्य का विस्तार करना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जो रघोजी भोसले थे उनका मेन उद्देश्य या इनके कार्यों का मेन उद्देश्य क्या था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और इनका जो उद्देश्य कहाँ से कहाँ तक, तो पूर्वी नागपुर से लेकर, हाँ यहाँ पर यह लिखो, इनका जो मेन मकसद था तो नागपुर से लेकर पूर्वी बंगाल तक अपना साम्राज्य बढ़ाना था, है ना। नागपुर से पूर्वी बंगाल तक ये अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने विविध कार्य किए। तो इनकी एक विशेषता हो गई इनके कार्य की साम्राज्य का विस्तार। दूसरे इनके कार्य की क्या विशेषता है, तो ये कूटनीतिक संबंध या कूटनीतिक रणनीति बनाते थे और साम्राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाते थे। तो किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए ये क्या करते थे, कूटनीतिक रणनीतियाँ तैयार करते थे। तो इनकी एक और विशेषता क्या हो गई कि भाई ये कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतिक रणनीतियाँ बनाते थे, है ना, कूटनीतिक रणनीतियाँ। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इन्होंने क्या है कूटनीतिक रणनीतियाँ बनाने, इनका कार्य की विशेषता थी। जिसमें आप एग्जाम्पल दोगे कि इन्होंने क्या है छत्तीसगढ़ में क्या है मोहन सिंह के साथ षड्यंत्र किया, है ना। मोहन सिंह के साथ षड्यंत्र करके क्या है यहाँ के कलचुरियों को कमज़ोर किया, है ना। मोहन सिंह के साथ षड्यंत्र करके कलचुरी शासन को कमज़ोर किया। इसके अलावा यहाँ के जो जमींदार थे उनको भी विद्रोह के लिए भड़काया। तो इस तरह से क्या है ये कूटनीतिक माध्यम से अपना क्षेत्र बढ़ाते थे। तो एक तो साम्राज्य विस्तार प्रमुख विशेषता है और उसके लिए कूटनीतिक रणनीतियाँ भी बनाते थे। तो ये भी इनके कार्य की क्या है विशेषता है। एग्जाम्पल के लिए आप बताओगे कि मोहन सिंह के साथ षड्यंत्र किया और छत्तीसगढ़ के जमींदारियों को कलचुरी शासक के प्रति भड़काया या विद्रोह के लिए प्रेरित किया, है ना। इनके तीसरा कार्य की विशेषता क्या थी, तो इनका मेन मकसद था धन प्राप्ति। मेन मकसद क्या था साम्राज्य विस्तार के साथ, धन को प्राप्ति, जिसके लिए विविध क्षेत्रों को इन्होंने लूटा था, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि, इसमें क्या लिखोगे, तो इनका कार्य का मेन उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति करना। इसके लिए उन्होंने क्या है कलचुरी एवं बंगाल को लूटा। जैसे रघुनाथ सिंह को क्या है इन्होंने धन की प्राप्ति की, वहाँ आक्रमण करके मेन उद्देश्य क्या है वहाँ से धन प्राप्त किया। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कलचुरी एवं बंगाल से इन्होंने क्या है नीलू पंथ था ना उस समय, नीलू पंथ के नृत्य में क्या है कौन था भास्कर पंथ, है ना। भास्कर पंथ के नेतृत्व में क्या है इन्होंने कलचुरी एवं बंगाल को क्या है वहाँ से धन अर्जित किया या धनों को क्या है आर्थिक समृद्धि के लिए उन्होंने धन को लूटा या इन क्षेत्रों को लूटा, है ना। ये इनकी मेन विशेषता हो गई। अब कार्यों की एक और विशेषता हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, संधि एवं समझौता लिख दो। एक यहाँ पर मैंने क्या पॉइंट बनाया, संधि और समझौता। तो क्या है अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए या आर्थिक समृद्धि बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों के साथ क्या है रघोजी जो प्रथम थे उन्होंने समझौते एवं संधियाँ की। तो इनकी अगली विशेषता क्या है, विविध क्या है देशों से इन्होंने क्या किया संधि एवं समझौता किया, है ना। बस यही लिखना था। इनकी विशेषता में चार पॉइंट में आप इनके कार्यों की विशेषता को बता सकते थे, ठीक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, आप लोग देख लो इसका आंसर, फोटो भी खींच सकते हो। ये विशेषता यहाँ पर लिखा हुआ है, साम्राज्य का विस्तार, कूटनीतिक रणनीति और क्या है आर्थिक समृद्धि और संधि एवं समझौता, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी दीजिए, है ना। तो देखो पिछले बार दुर्ग जिले को पूछा था कि दुर्ग जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जानकारी यानी कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनको बताइए। इस बार रायपुर को पूछ दिया,
है ना। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर बार ज़िले में जो चाहे जो मेन आंदोलन हुए थे, आपके सविनय अवज्ञा, सहयोग, भारत छोड़ो या व्यक्तिगत जितने भी मेन आंदोलन हुए थे, तो विशेष किसी ज़िले में क्या कार्यक्रम एवं घटनाएं हुए उसको पूछ रहा है ना। तो इस बार देखो ये चीज़ को आप नोट करके रख लो ताकि आपके आगामी परीक्षा में इसको आप लिख सको। तो इस बार का हम आंसर लिख देखते हैं कि रायपुर ज़िले में भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधि, क्या क्या गतिविधि हुई। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सीधा बिना कोई इंट्रोडक्शन के, अगर आपके पास जानकारी ज़्यादा है ना, तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के लिख सकते हो। तो क्या क्या गतिविधियाँ हुई थी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विशाल जनसभा, है ना। इतना पता है हमको कि वहाँ पर एक सभा का आयोजन हुआ था गांधी चौक में, तो मैंने पहला हेडिंग डाल दिया क्या, विशाल जनसभा। तो ये 9 अगस्त 1942 को त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में, है ना। तो हमारा पहला क्या है, विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में। पहले क्या है, वहाँ जो राष्ट्रीय विद्यालय है उसके सामने पहले जुलूस निकाला गया और बाद में ये जुलूस सभा में तब्दील हो गई, जिसका नेतृत्व किसने किया, त्रेतानाथ तिवारी जी ने किया। तो पहली घटना क्या हुई, विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इसके बाद हम अगला क्या लिख सकते हैं, तो युवाओं की भागीदारी, है ना। अब इसमें क्या है, बहुत से जो थे वो तो जेल चले गए थे, तो मेन भूमिका क्या निभाई, युवाओं ने निभाई। तो इसीलिए हम अगला हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर क्या, युवाओं की भागीदारी। अगला हम क्या डालेंगे, युवाओं की भागीदारी। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन में मेन जो गतिविधि हुई थी वो युवाओं ने ही किया था। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, युवाओं की भागीदारी। तो किन किन युवाओं ने भागीदारी निभाया, तो यहाँ पर लिख सकते हो 10 अगस्त 1942 को, है ना। मेन कौन थे, तो रणबीर सिंह शास्त्री जी थे ना। तो 10 अगस्त 1942 को रणबीर सिंह शास्त्री ने क्या है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ क्या है, एक विशाल जुलूस निकाला तथा क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे धरना प्रदर्शन, रेल पटरी उखाड़ना आदि आदि जो भी हैं, इसको आप लिख सकते हो। तो युवाओं की भागीदारी में क्या है, रणबीर सिंह शास्त्री, इसके साथ 2-4 सहयोगी थे, जयनारायण पांडे आदि वगैरह, उनका भी आप नाम लिखोगे, है ना। तो रणबीर सिंह शास्त्री एवं उनके अन्य सहयोगियों ने क्या है, और साथ में क्या है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने विशाल जुलूस रैलियां निकाली तथा आंदोलन को क्या है, गति प्रदान किया, विस्तार दिया, है ना। ये दूसरा घटना हो गया। तीसरा घटना हम क्या बताएंगे, तो तीसरा, हालांकि घटना तो बहुत सारा हुआ था लेकिन 4 नंबर ने पूछा है, तो मेन घटनाओं को हमें बताना है। तो आपका मेरे को जो मेन यहाँ पे मैं बताऊँगा महिलाओं का धरना प्रदर्शन। तो महिलाओं का धरना प्रदर्शन, क्योंकि हम क्या है बता रहे हैं कि इसमें युवा और महिला जो थे वो आगे थे। ऐसा नहीं है कि जो जानकार आदमी है वही इसमें भागीदारी निभाए। इसमें क्या है कि ये जो आंदोलन था वो सभी वर्गों तक फैला था, ये पता चल रहा है। तो हम महिलाओं को भी आगे ला रहे हैं। तो महिलाओं ने जो घटना या धरना प्रदर्शन किया उसको मैं यहाँ पर लिखता और लिखूँगा, है ना। तो अगला हेडिंग मैंने क्या डाला, महिलाओं को धरना प्रदर्शन। तो आपको पता होगा कि 18 अगस्त 1942 को, है ना, कब, 18 अगस्त 1942 को क्या है, रायपुर में क्या है, महिलाओं ने धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया, जिसमें क्या है 5 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया। कितने, 5 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया। इसको भी आप 1 लाइन या 2 लाइन में इसको भी क्या है आप बता सकते हो, है ना। ये मेन घटना हुई। अब यहाँ पर एक और घटना है ना, इसमें हम एक और क्या मेन घटना बताएं, तो या तो लिखो राष्ट्रवाद का प्रसार लिख सकते हो या फिर सीधा लिख सकते हो क्रांतिकारी घटनाएं। चलो मैंने लिख दिया क्या कि क्रांतिकारी घटनाएं भी यहाँ पर हुई। तो क्रांतिकारी घटना में क्या को लिखेंगे, तो जो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, डायनामाइट केस कांड हुआ था, उनका आप लिख सकते हो कि परशुराम सोनी के नेतृत्व में क्या यहाँ पर रायपुर षड्यंत्र केस कांड हुआ था, है ना। रायपुर षड्यंत्र और किसको, और एक और लिख सकते हो आप रायपुर डायनामाइट कांड जैसे क्रांतिकारी घटना हुई थी। तो ये दोनों कांड का आप उल्लेख कर सकते हो, ये क्या थे, क्रांतिकारी घटनाक्रम थे। तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्रांतिकारी घटनाक्रम, जिसमें रायपुर षड्यंत्र केस और डायनामाइट कांड का आप लोग उल्लेख कर सकते हो।
और लास्ट में अगर जगह बचा हो तो लिख सकते हो कि इसमें राष्ट्रवाद के प्रसार हेतु केशव प्रसाद ने अग्रदूत नामक पत्रिका भी निकाली थी, है ना। इन पॉइंट में हम क्या है लिख दो, अग्रदूत पत्रिका का भी इस समय क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। तो ये क्या है 1942 या भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटनाओं का विवरण है ना, जिनको इतने पॉइंट में आप क्या है बता सकते थे या लिख सकते हो। अगली बार आए तो ऐसे लिख लेना, और ये आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं हम। देखो आंसर, विशाल जनसभा, है ना, युवाओं की भागीदारी, महिलाओं का धरना और क्रांतिकारी घटना। ठीक है, जो बोला था सब मैंने यहाँ पर क्या है लिखा है ना। अगला क्वेश्चन देखें। तो देखो अगला, ये सबसे क्या है अजीब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसको बहुत से लोग नहीं जान रहे थे। ऐसे हर बार एक क्वेश्चन आता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहती, किसी न किसी को उठाकर पूछ लेता है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर सके, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये उटपटांग क्वेश्चन है। देखो टिकैत राय जो है वो खैरागढ़ रियासत का शासक था, और अभी जितने भी नए ज़िले बने उसमें खैरागढ़ भी एक ज़िला है। तो जितने जो हमारे सिलेबस में तो है ही, देसी रियासत हमारे सिलेबस में है, जो 14 रियासतों को आपको पढ़ना ही है। तो उसमें अगर जो दिमाग लगाया होगा तो अभी जो नए ज़िले बने, जैसे खैरागढ़ हुआ, छुई खदान गंडई हुआ, और एक क्या है शक्ति बना, है ना। तो ये जो पहले रियासत रह चुकी हैं तो इनको ज़रूर पढ़ के गया होगा। जो नए ज़िले बने और जो पहले रियासत रह चुके थे उनको आपको एक बार पढ़ के जाना था, और अगली बार भी पढ़ के जाओ, क्योंकि अगली बार के लिए भी ये रियासत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे इस बार खैरागढ़ को पूछा तो हो सकता है अगली बार छुई खदान गंडई वाला जो भी इतिहास में घटनाक्रम हुए उसको पूछ ले, शक्ति का आंदोलन को पूछ सकता है ना। तो जो नए ज़िले बने, जो रियासत रह चुके हैं, उसको आपको देखना है। तो टिकैत राय पूछा है क्यों, क्योंकि ये खैरागढ़ रियासत का शासक था। तो पहला तो इसके क्या है कार्य की विवेचना पूछा है, तो इसके बारे में नहीं बताना है, इसके कार्य क्या क्या हुए उसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो शुरुआत हम कौन था बता तो देंगे सकते हैं, जगह थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा ना। तो हम बताएंगे टिकैत राय जो है ये खैरागढ़ रियासत का प्रमुख शासक था, है ना। किसका, खैरागढ़ रियासत का क्या है प्रमुख शासक था। इसने विभिन्न कार्य किए। तो पहला कार्य क्या किया भाई इसने, तो पहला कार्य किया, अब हमें देखो इस कार्य के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो फेंकना पड़ेगा, मतलब ऐसा फेंको जो सॉलिड रहे। तो हम कैसा इसमें अपने मन से आंसर लिख सकते हैं या कुछ आंसर को हम बना सकते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है शासक है तो प्रशासन के लिए कुछ करेगा, है ना। प्रशासन के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए मैंने एक हेडिंग डाल दिया प्रशासनिक एकीकरण, है ना। ये प्रसिद्ध शासक था, इसके समय में खैरागढ़ अच्छे स्तर पर था, तो मैंने लिख दिया क्या प्रशासनिक एकीकरण। तो टिकैत राय ने क्या है खैरागढ़ क्षेत्र जो रियासत था वहाँ के प्रशासन के एकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया, जिससे इसका प्रशासन क्या है सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ रहा। तो पहला लिख दिया क्या प्रशासनिक एकीकरण। इसी प्रकार से दूसरा हम लिख सकते हैं विद्रोह का दमन। एक ये मेन क्वेश्चन है, इसी के अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो मेन इसी के लिए जाना जाता है, क्या है विद्रोह का अंत या दमन, है ना। तो जो ये खैरागढ़ जमींदारी थी इसी के आसपास क्या है डोंगरगढ़ है। तो डोंगरगढ़ के जमींदारियों ने या जमींदारी ने क्या है इसके शासनकाल के समय विद्रोह कर दिया था। तो इसने क्या है डोंगरगढ़ के जमींदार या फिर डोंगरगढ़ जमींदारी के विद्रोह को शांत कराया था। इसी से क्या है इसकी महानता का पता चलता है। डोंगरगढ़ विद्रोह को क्या कराया था, शांत कराया था। तो इसका मेन काम बोलोगे तो यही इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन हमें क्या है इसके बारे में और कुछ लिखना है। एक और हम देखो ये हो गया। अब इसके बाद इसका मेन और क्या काम था, तो एक काम हमें जो मिलता है इसमें हम हेडिंग डाल सकते हैं कूटनीतिक संबंध, है ना। इसके पास एक और शैली थी कि ये क्या है कूटनीतिक संबंध भी बनाता था। यानी कूटनीतिक संबंध कहने का मतलब क्या कि इसके आसपास जो भी शासक थे या क्षेत्र जमींदार थे उनके साथ संधि समझौता करके क्या है अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने का काम भी करता था।
तो इसके कूटनीतिक यानी कि इसने नागपुर के शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध बना रखे थे, यानी नागपुर शासकों से इसने क्या है अपने संबंध बेहतर बना रखे थे। यही कारण था कि नागपुर के जो शासक थे उसने बाद में डोंगरगढ़ जमींदारी को टिकैत राय को सौंप दिया था, यानी डोंगरगढ़ जमींदारी के विद्रोह को शांत भी कराया था और फिर नागपुर के शासक ने इस जमींदारी को टिकैत राय को या खैरागढ़ को ही सौंप दिया था। तो एक और क्या कार्य मिला हमें, कूटनीतिक संबंध। अब यहाँ पर लास्ट हम लिख सकते हैं, लास्ट हम क्या लिखेंगे, तो अब जाहिर सी बात है प्रशासनिक लिख दिया, तो आर्थिक लिख दो, कुछ ना मिले तो आप लिख दो आर्थिक सुधार या आर्थिक सुदृढ़ीकरण, है ना, एकीकरण जैसे, तो आर्थिक सुदृढ़ीकरण लिख दो एक हेडिंग। तो इसने क्या है, जो खैरागढ़ का रियासत था वहाँ की राजस्व व्यवस्था को क्या है, इसने अत्यंत सरलीकरण किया था, जिससे राजस्व के स्रोत में वृद्धि हुई, करों को व्यवस्थित ढंग से ये क्या है, भू राजस्व संबंधित जो कर थे उनकी व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था एवं प्रबंध क्या है बेहतर ढंग से किया था। तो राजस्व के स्रोत यहाँ पर बेहतर मिलते थे और इस तरह से इसका साम्राज्य क्या था, सुदृढ़ हुआ और आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ। ये 4 पॉइंट में आप ऐसे तैसे करके इस आंसर को लिख सकते हो। और मेन जो है ये दोनों इसमें मेन पॉइंट है, इनको मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है और ऐसे ही करके किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तो उनको आपको थोड़ा सा अपना माइंड घुमाकर उनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, है ना। तो देखो इसका आंसर देख लो, देखो यही सब आंसर जो आप क्वेश्चन ने बताया था वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है ना।